हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिविक्स चैप्टर नंबर 3 व्हाई डू वी पार्लियामेंट के एक्सप्लेनेशन के बारे में। चलिए पहले मैं आपको बता दूं पार्लियामेंट होता क्या है। पार्लियामेंट इज़ लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ इंडिया। लॉ मेकिंग बॉडी, अगर थोड़ा सा भी आपको याद हो तो लास्ट चैप्टर में मैंने बताया था आपको कि होता है 3 ऑर्गन ऑफ बॉडी, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट होती है। एक तो हमारा लेजिस्लेटिव होता है, लेजिस्लेटिव जिनका काम है लॉ बनाना, कानून बनाना। फिर है आपका एग्जीक्यूटिव जो क्या करते हैं, कानून को लागू करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तीसरा मैंने बताया था जुडिशरी जो क्या करते हैं, जस्टिस करते हैं। ठीक है, अगर कोई भी कानून में ऊंच नीच आए, किसी में लड़ाई हो तो वहाँ पे जो न्याय का काम करती है वो जुडिशरी करती है, डिसीजन लेने का काम जुडिशरी करती है। तो ये जो पार्लियामेंट है ये है लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ इंडिया। जितने भी इंडिया में कानून बनते हैं उसका डिस्कशन कहाँ होता है, पार्लियामेंट में होता है। तो फिर हम इस चैप्टर में हमें बेसिकली यही पढ़ना है कि पार्लियामेंट है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों है हमें, पार्लियामेंट में कौन लोग जाके बैठते हैं, कौन कानून बनाते हैं, क्या रूल रेगुलेशन है, यही सारी चीज़ों पे बात हम करेंगे। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि पार्लियामेंट क्या है, लॉ मेकिंग बॉडी है, जिसे हिंदी में पार्लियामेंट को संसद भी कहा जाता है। संसद, SANSAD। ठीक है, पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है। पार्लियामेंट इनेबल्स सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट की वजह से ही जो इंडिया के सिटीजन्स हैं वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। कैसे पार्टिसिपेट कर पाते हैं मैम, देखिए इलेक्शन होता है हर 5 साल पे, होता नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, जो लोग होते हैं, पीपल, कॉमन पीपल, हमारे जैसे लोग क्या होते हैं, वोट करते हैं। किसके लिए वोट करते हैं, हम किसी लीडर को चुनते हैं। विधानसभा इलेक्शन जो होते हैं हमारे, या जो कंसिस्टेंसी पे इलेक्शन होते हैं, वहाँ पे हम अपने लीडर्स को चूज़ करते हैं। ठीक है, जो भी जीतता है, जो भी लीडर बनता है वो जाके बैठता है फिर पार्लियामेंट में, वो जाके बैठता है पार्लियामेंट में। ठीक है, अब हमने इन्हें चूज़ किया है तो हम इनसे कहेंगे कि भाई देखो रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है, बट बुक के कॉन्टेक्स्ट में समझो। रियलिटी में ऐसा बहुत कम होता है कि लीडर्स लोगों की बात माने, उनसे आके पूछे कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये कम होता है। लेकिन अगर बुक के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो क्या होता है कि हम लोगों ने, वी पीपल क्या करते हैं, हम इलेक्ट करते हैं लीडर्स को और वो जाके पार्लियामेंट में बैठ के रूल बनाते हैं। तो हम इन लीडर से कह सकते हैं कि आप जब कानून बनाना तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना, ये बात को इंक्लूड करना कानून में। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब है हम लोग इलेक्ट करके लीडर्स को एक तरीके से लॉ मेकिंग प्रोसेस में, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं। तो पार्लियामेंट की वजह से ही लोगों को इतना थोड़ा बहुत आज़ादी मिल जाती है कि वो लॉ मेकिंग, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हिस्सा लें। हालांकि रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब इसके अकॉर्डिंग ये है कि जितने भी एडल्ट सिटीज़न हैं, एडल्ट सिटीज़न बोले तो 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं उनके पास राइट टू वोट होता है, वो वोट दे सकते हैं। अभी आप लोग शायद, आप में से ज़्यादातर लोग वोट नहीं दे सकते। ठीक है, जब आप 18 साल के हो जाओगे तो आपकी वोटर आईडी बनेगी और आप इलेक्शन में जाके वोट दे सकोगे। तो इसी को कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसके अकॉर्डिंग ऑल द एडल्ट सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री हैज़ राइट टू वोट। जितने भी बड़े सिटीजन्स हैं, बड़े लोग हैं, 18 साल के ऊपर हैं, उनके पास राइट टू वोट होता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको क्लियर रखिएगा। ईवीएम देखते हैं। ईवीएम का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या होता है, इसका इस्तेमाल वोट को कलेक्ट करने के लिए किया जाता है। जो वोट होता है, वोट लोग देने जाते हैं तो वो कहाँ देते हैं वोट, ईवीएम में, इलेक्ट्रॉनिक मशीन में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहली बार यूज़ हुआ था इंडिया में 2004 के जनरल इलेक्शन में। उसके पहले इस्तेमाल होता था बैलेट पेपर। बैलेट पेपर क्या है, एक पेपर होती थी, ठीक है, एक पेपर का छोटा सा टुकड़ा होता था, उस पर नाम लिखा होता था, उस पर आप अंगूठा लगाओ, ठप्पा लगाओ और वोट दे दो, मतलब पेपर पे होता था ये। ठीक है, जब बैलेट पेपर था तो पेपर पे लोग वोट दे के आते थे। लेकिन जब से ईवीएम आया तो मशीन में ही वोट आपका काउंट हो जाता है, आपको बस एक बटन दबाना रहता है। तो ईवीएम पहली बार यूज़ हुआ फर्स्ट बार 2004 के जनरल इलेक्शन में। इस ईवीएम के यूज़ में आने की वजह से लगभग 1.5 लाख पेड़ बचाए गए। 1.5 लाख पेड़ को बचाया गया। देखो पहले ईवीएम नहीं था तो क्या होते थे, पेपर बनाने के लिए, बैलेट पेपर बनाने के लिए पेड़ को कट किया जाता था। लेकिन जब से ये ईवीएम आया एग्जिस्टेंस में, तब से अराउंड 1.5 लाख
पेड़ को बचाया गया था इस 2004 के साल में। सिर्फ एक साल में 1.5 लाख पेड़ों को बचाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, ये टॉपिक है पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। द टेक ऑफ पॉइंट फॉर डेमोक्रेसी इज़ द आइडिया ऑफ कंसेंट। देखो डेमोक्रेसी, फिर से मैं बता रही हूँ डेमोक्रेसी क्या होता है। डेमोक्रेसी बेसिकली मीन्स रूल ऑफ पीपल, लोगों का रूल। डेमोक्रेसी में बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है लोगों का पार्टिसिपेट करना, मतलब जो जितने भी देश के लोग हैं उनकी राय लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि द टेक ऑफ पॉइंट फॉर डेमोक्रेसी इज़ आइडिया ऑफ कंसेंट। कंसेंट मतलब राज़ी होना, किसी भी बात पे राज़ी होना। तो जो लोग होते हैं जब वो राज़ी होते हैं तभी एक डेमोक्रेसी अच्छे से वर्क कर सकती है। तो यही बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब है। The basic idea in this kind of democracy is that individual or citizen is most important person। फिर से मैंने कहा कि वही बात कि डेमोक्रेसी में लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका राज़ी होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ठीक है, तो यही ओवरऑल रोल है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट की वजह से लोग राज़ी रहते हैं, अपनी राय देते हैं, वोट करते हैं, तो इस तरीके से वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। आगे देखेंगे, द इंडियन पार्लियामेंट इज़ कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इंडियन पार्लियामेंट है वो किससे मिलकर बनी हुई है? प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। कोई आपसे पूछे इंडियन पार्लियामेंट इज़ मेड अप ऑफ, तो इट इज़ मेड अप ऑफ प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। ओके, आगे बढ़ेंगे। 3 चीज़ों से मिलकर इंडियन पार्लियामेंट बनी हुई है। पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट इज सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पार्लियामेंट जो है, संसद जो है, वो सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन है। पार्लियामेंट 2 हाउसेस से मिलके बना हुआ है, ये हमारे घर नहीं। 2 हाउसेज होते हैं पार्लियामेंट में, राज्यसभा एंड लोकसभा। पार्लियामेंट इज कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में पढ़ लेते हैं। राज्यसभा को कहा जाता है काउंसिल्स ऑफ स्टेट। क्वेश्चन पूछ लेता है काउंसिल ऑफ स्टेट इज, तो राज्यसभा इज ऑल्सो नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट। और टोटल स्ट्रेंथ जो राज्यसभा की होती है वो 245 होती है, जिसमें से 233 मेंबर्स आते हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरी से, और 12 मेंबर्स होते हैं नॉमिनेटेड। ठीक है, इन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। 12 मेंबर्स होते हैं नॉमिनेटेड और 233 मेंबर्स स्टेट या यूनियन टेरिटरीज से आते हैं। प्लीज़ ये नंबर्स याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा इज ऑल्सो नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज अराउंड 245, जिसमें से 233 मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं एंड 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज 250। 250 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते राज्यसभा में। प्रेजेंट में 245 मेंबर्स चल रहे हैं, 250 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते। उससे कम हो जाए लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो अगर क्वेश्चन पूछे मैक्सिमम स्ट्रेंथ तो 250 बोलेंगे, टोटल स्ट्रेंथ पूछेगा तो 245। राज्यसभा को चेयर कौन करता है? वहाँ का चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वही राज्यसभा का चेयरमैन होता है। आई होप क्लियर होगा। लोकसभा के बारे में देख लेते हैं। सेकेंड हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इसे हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। जैसे उसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है, वैसे लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ इसकी है 542। जिस तरीके से उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 थी, इसकी 552 है। 552 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते। ठीक है, करंट कितने मेंबर हैं? करंट हैं 543। पहले कितने होते थे? 545 होते थे, लेकिन अभी हाल ही में 2 एंग्लो इंडियंस 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स थे, उन्हें हटा दिया गया। तो अभी जो स्ट्रेंथ होती है 543 ही होती है, 545 हट गया है। ठीक है, यहाँ का जो इस पे जो रूल करता है, इसको जो देखभाल करता है वो होता है स्पीकर। वहाँ पे हमने देखा कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वहाँ पे चेयरमैन होता है, लेकिन यहाँ पे कौन प्रिसाइड करता है? स्पीकर। लोकसभा इलेक्ट होता है वंस ऑन एवरी 5 ईयर। जो लोकसभा है वो हर 5 साल पे इलेक्ट किया जाता है। जो वहाँ के मेंबर्स हैं हर 5 साल पे इलेक्ट होते हैं। और जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उनका टेन्योर होता है 6 ईयर्स का। राज्यसभा के मेंबर्स जो होते हैं, राज्यसभा मेंबर्स का जो टेन्योर होता है वो 6 साल का होता है, वो 6 साल पे इलेक्ट किए जाते हैं। लोकसभा 5 साल पे इलेक्ट किए जाते हैं उनको। प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रेसिडेंट 5 साल के लिए इलेक्ट होता है। ठीक है, उसका जो टेन्योर होता है प्रेसिडेंट का वो 5 साल का होता है। और मिनिमम एज प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 होती है। कम से कम आप 35 साल के रहोगे तभी आप प्रेसिडेंट के चुनाव में खड़े हो सकते हैं, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है 35 ईयर्स ऑफ एज। ओके,
अब देखिए मेजॉरिटी पार्टी क्या होती है। जब भी इलेक्शन होता है, आपको पता है टोटल मेंबर जो हैं लोकसभा के 543 हैं। मेजॉरिटी पार्टी वो पार्टी होती है जिसने इलेक्शन में कम से कम इसका आधा सीट सिक्योर किया, और इसका आधा कितना होगा, इसका आधा मान लो 272। तो जिस भी पार्टी ने, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, तो उनमें से जिस पार्टी ने कम से कम 270 सीट्स सिक्योर किए होंगे, 543 का आधा सिक्योर किया होगा, कहने का मतलब जो पार्टी सबसे ज़्यादा वोट पाती है वही कहलाती है मेजॉरिटी पार्टी, और यही मेजॉरिटी पार्टी गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, जिस भी पार्टी की मेजॉरिटी रहेगी वही गवर्नमेंट बनाती है। जैसे हाल के इलेक्शन में बीजेपी के सबसे ज़्यादा वोट थे तो उनकी गवर्नमेंट बनी। तो मेजॉरिटी पार्टी कौन सी होती है, जिनके सबसे ज़्यादा वोट होते हैं पार्लियामेंट में, और उन्हीं का गवर्नमेंट बनता है, उन्हीं की गवर्नमेंट बनती है। तो अगर आपसे पूछ ले विच पार्टी मेक्स द गवर्नमेंट, तो हमेशा मेजॉरिटी पार्टी गवर्नमेंट बनाती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अपोजिशन पार्टी क्या होती है, अपोजिशन पार्टी वो होती है जिन लोगों के वोट कम होते हैं। मेजॉरिटी पार्टी जिनकी गवर्नमेंट बन गई, अब बाकी पार्टी जिनके वोट कम होते हैं वो कहलाने लगते हैं अपोजिशन पार्टी। ठीक है, अपोजिशन पार्टी कहलाते हैं जिनके वोट कम होते हैं। बात समझ में आ गई। जैसे अभी क्या कौन अपोजिशन पार्टी है, कांग्रेस से सबसे ज़्यादा वोट किसके आए थे, बीजेपी के आए थे। बीजेपी के बाद किसके आए थे, कांग्रेस के। तो मान लो ये कांग्रेस क्या हो गया, अपोजिशन पार्टी हो गई। तो जिन लोगों के वोट कम आते हैं वो मिलकर अपोजिशन पार्टी कहलाते हैं। जिनकी वोट सबसे ज़्यादा आती है, जिनका गवर्नमेंट बनता है, उन्हें हम कहते हैं मेजॉरिटी पार्टी। आगे बढ़ेंगे। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। मतलब प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर मेजॉरिटी पार्टी का, रूलिंग पार्टी का लीडर होता है। क्लियर सी बात है, जिस भी पार्टी के सबसे ज़्यादा वोट आएंगे उसी के मेंबर जो होगा, उसी का जो लीडर होगा वही प्राइम मिनिस्टर बनता है। जैसे बीजेपी का लीडर कौन था, बीजेपी का लीडर नरेंद्र मोदी जी थे, तो वही बन गए हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन होता है, लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी। जो भी पार्टी रूल करती है, जो भी पार्टी गवर्नमेंट बनाती है, उसका जो लीडर होता है वही प्राइम मिनिस्टर होता है। मतलब जो प्राइम मिनिस्टर होता है वही लीडर होता है। क्लियर है बात, ठीक है। और जिन पार्टीज़ के वोट नहीं आते, जिन पार्टी की मेजॉरिटी नहीं रहती, वो क्या करते हैं, वो हो जाते हैं अपोजिशन पार्टी। अब देखिए एक और चीज़, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी पार्टी मेजॉरिटी नहीं रहती। मतलब ज़रूर कोई भी पार्टी, जैसे कोई भी पार्टी 272 पर नहीं पहुंच पाती। किसी के 100 होते हैं, किसी के 50 होते हैं, किसी के 80 होते हैं, मतलब किसी के भी 272 नहीं आते। तो क्या करते हैं, कुछ लोग आपस में मिल जाते हैं, कहते हैं चलो चलो हम दोस्ती कर लेते हैं, आपस में मिल जाते हैं। तो इसी को कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। मतलब जब 2-4 लोग मिलके गवर्नमेंट बना लेते हैं, किसी के भी 272 नहीं आए तो 2-3 लोग आपस में बात करके मिल जाते हैं और अपनी एक पार्टी बना लेते हैं। उसे कहते हैं कोलिशन पार्टी और उसे कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, बात समझ में आई। जब कोई भी पार्टी मेजॉरिटी नहीं रहती, किसी भी पार्टी के बहुत ज़्यादा वोट नहीं आते, तो वो 2-3 लोग मिलके क्या करते हैं, कोलिशन बना लेते हैं, गठबंधन कर लेते हैं, और उसी को हम कहते हैं गठबंधन पार्टी, और वही गठबंधन सरकार बन जाती है। ठीक है, लेकिन वो टूट जाता है अक्सर, गठबंधन अक्सर टूट जाता है, लेकिन फिर भी इसे कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। तो समझ में आ गया कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है। अब इसका देखो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया, पार्टी डजंट गेट मेजॉरिटी, दे ज्वाइन विद अदर पार्टीज़, तो उसको हम कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। एक तरीके से और कह सकते हो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया अ टेम्परेरी, ये जो कोलिशन पार्टी होती है टेम्परेरी होती है, अ टेम्परेरी अलायंस ऑफ पार्टीज़। अगर आपसे पूछ लिया अ टेम्परेरी अलायंस ऑफ पार्टीज़ क्या होता है, तब भी बोलोगे क्या, कोलिशन। अ टेम्परेरी अलायंस ऑफ पार्टीज़ इज़ ऑल्सो कॉल्ड कोलिशन। आई होप क्लियर होगा। कोलिशन गवर्नमेंट का एक एग्जाम्पल है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। जब 1999 में इलेक्शन हुआ था तो कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं थी, तो क्या किया बीजेपी ने, 2-3 पार्टी से बात की, कहा चलो हम लोग मिलके पार्टी बना लेते हैं। तो बीजेपी ने 2-3 पार्टी से मिलके अपनी गवर्नमेंट बना ली थी, तो वो एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एक कोलिशन गवर्नमेंट का एग्जाम्पल है। फुल फॉर्म याद रखिएगा, और याद रखिएगा किस ईयर में एनडीए की गवर्नमेंट बनी थी। आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट सेशन बिगिंस विद अ क्वेश्चन आवर। जो पार्लियामेंट है वहाँ पे जब सेशन चल रहे होते हैं, मीटिंग हो रही होती है पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट की मीटिंग कैसे स्टार्ट होती है, जैसे आप स्कूल जाते हो, आपका स्कूल कैसे स्टार्ट होता है, विद प्रेयर स्टार्ट होता है, प्रेयर होती है। उसी तरीके से जब पार्लियामेंट के सेशन स्टार्ट होते हैं तो सबसे पहले होता है क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर में क्या होता है, जो अपोजिशन पार्टी वाले लोग रहते हैं वो गवर्नमेंट से सवाल करते हैं।
कोई भी लॉ आया, कोई भी कानून आया, उनसे सवाल करते हैं कि हाँ देश में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, देश में आप ये क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं कर रहे। तो तमाम तरीके के सवाल होते हैं, उसी को कहते हैं क्वेश्चन आर। आपको क्लियर होगा क्वेश्चन आर मतलब इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन आर बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इससे गवर्नमेंट पे सवाल किया जाए। जब गवर्नमेंट से सवाल किया जाए तो वो कुछ भी अपने मनमर्जी नहीं करेंगे, जब सवाल होते रहेंगे उनसे। समझ में आ रही है बात? अगर देखो आपसे कोई सवाल करने वाला ना रहे तो आप कुछ भी कर रहे होगे, आपको कोई डर ही नहीं रहेगा। लेकिन जब आपसे कोई सवाल करेगा तो आप थोड़ा सहम के चलोगे कि हाँ मुझे ये नहीं करना चाहिए, वो मुझसे इसके बारे में पूछेगा। तो कोलिशन गवर्नमेंट होने का मतलब ये जो क्वेश्चन आर होने का ये फ़ायदा है कि आपसे सवाल होते हैं तो एक तरीके से एग्जीक्यूटिव कंट्रोल में रहता है, मतलब गवर्नमेंट एक तरीके से कंट्रोल में रहती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बस यहीं पे चैप्टर को एंड करते हैं और कुछ खास है नहीं। बस एक बार फिर से मैं वो चीज़ लिख दूँ जो मैंने आपको बताया, अ टेम्परेरी अलायंस। ये चैप्टर के लास्ट में दिया गया है आपको ग्लॉसरी में। अ टेम्परेरी अलायंस ऑफ पार्टीज इज़ कॉल्ड, अ टेम्परेरी अलायंस ऑफ पार्टीज इज़ कॉल्ड कोलिशन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके MCQ के साथ, और अदर चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में भी जल्दी जल्दी करके अपलोड करती हूँ। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।